तो हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल 100,000 ऑफ क्योर रिफाइनिंग के और एक नए एपिसोड्स आ चुके हैं, जैसे कि मैं आज यहीं पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे एंसेस्टर टीयर वापस आ चुके थे, जहां पर सारे ही डिसाइपल एक एक करके एंसेस्टर को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे। साथ ही साथ वो सभी एंसेस्टर को अपने खासियत के बारे में बता रहे थे और एंसेस्टर को उन सभी की खासियत काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगे थे और इसी की वजह से एंसेस्टर एक एक करके उन सभी को ही अपने पास वापस डिसाइपल के रूप में ले रहे थे। लेकिन ये देखने के बाद शु इनके दोनों ही डिसाइपल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका था, यहाँ तक कि व्हील चेयर वाले बंदे ने एंसेस्टर को गुस्सा भी दिखा दिया था। लेकिन इससे एंसेस्टर ही गुस्सा हो गई थी, जिन्होंने किस बंदे के ऊपर ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रेशर डाला था जिससे कि वो दोनों ही वहां से हिल नहीं पा रहे थे। तब ये देखने के बाद मास्टर जू काफी तो गुस्सा होकर एंसेस्टर से कह रहे थे कि क्या अब तुम अपने मास्टर की बात नहीं मानोगे, तो अब आगे। तो इस नेक्स्ट एपिसोड के शुरुआत में हम एंसेस्टर को देखते हैं, जो कि मास्टर जू को कहने लगता है कि मैंने दूसरों की बातें कब का सुनना छोड़ दिया। ये देखकर मास्टर जू कुछ नहीं बोलता, लेकिन तभी शू इन की हम उस लड़की डिसाइपल को देखते हैं, जो कि एंसेस्टर को कहती है कि एंसेस्टर शायद आप भूल चुके हो कि टीयर की वजह से ही हमारा शू इंसेक्ट बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, यहाँ तक कि हमारे मास्टर ने लगभग अपना जान खो ही दिया था। लेकिन अगर ये सब काफ़ी नहीं था तो आपको ये भी जानना चाहिए कि टीआर सेट की वजह से ही आपने अपनी मेमोरीज को खो दिया है और इसी की वजह से आज हम लोग यहाँ पर हैं। साथ ही व्हील चेयर वाला बंदा भी कहने लगता है कि एंसेस्टर, आपको ये भी जानना होगा कि ये लोग आपकी इज्जत बिल्कुल भी नहीं करते, बल्कि ये लोग आपके पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर चुके हैं। इस पर एंसेस्टर उन सबकी बातों को सुनने के बाद एक नज़र अपने बाकी सारे डिसाइपल्स के ऊपर देखता है। सभी एंसेस्टर का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे थे, कोई उन्हें मसाज दे रहा था तो फैंसी उन्हें चाय दे रही थी, जिसकी वजह से एंसेस्टर ये देखकर काफ़ी खुश होकर उन दोनों को ही कहने लगता है कि यहाँ के लोग सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जबकि तुम्हारे शू इन सेट के डिसाइपल्स बहुत ही ज़्यादा बेकार है। इतना कहने के बाद एंसेस्टर वहीं पर आराम करने लगते हैं, लेकिन ये देखकर नकली मास्टर जू काफ़ी गुस्सा होकर एंसेस्टर के हेविली प्रेशर को डिस्ट्रॉय करते हुए कहने लगता है कि भले ही शू इन सेट उतना अच्छा ना हो, लेकिन वो तुम्हारा घर है। तब ड्रैगन किंग कहता है कि ओह, तो तुम उसे एंसेस्टर के घर कहते हो, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी एंसेस्टर की पसंदीदा चाय के बारे में भी नहीं जानता, तो आखिरकार वह एंसेस्टर का घर कैसे हो सकता है। इस पर नकली मास्टर जू कहने लगता है कि मेरे प्यारे डिसाइपल, क्या तुमने फैसला कर लिया कि तुम यहीं पर रहना चाहते हो? लेकिन यहाँ पर एंसेस्टर चाय पीते हुए बस शांत ही रहता है, जो देखकर नकली मास्टर जू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगता है कि ठीक है, अगर तुम यही रहना चाहती हो तो यही होगा। इतना कहने के बाद वो अपने केओस पावर को रिलीज करके एंसेस्टर के सभी डिसाइपल को दूर कर देता है, जिसकी वजह से एंसेस्टर के सारे ही डिसाइपल एक एक करके वहां से उड़कर गायब होने लगे थे। लेकिन यहाँ पर एंसेस्टर बिल्कुल भी शांत ही होते हैं। तभी हम उस लड़की को देखते हैं, जो कि अपने अंदर से डार्क पावर को रिलीज करते हुए सबसे पहले एंसेस्टर के चारों तरफ एक फॉर्मेशन क्रिएट करती है, जबकि वही दूसरी तरफ हम नकली मास्टर जू को देखते हैं, जो कि एंसेस्टर को देखते हुए कहने लगता है कि वो सभी बेकार थे, जब तुम उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते तो ये काम तुम्हारे बदले में ही कर देता हूँ। और इतना कहने के बाद नकली मास्टर जू अचानक अपने अंदर से एक डार्क पावर रिलीज करता है। अब उस लड़की और नकली मास्टर जू के पावर्स रिलीज होकर सीधे उस व्हीलचेयर वाले बंदे के पास ही जा रही थी, जिसने की एंसेस्टर को चारों तरफ से घेर कर एक ऐसा एंशिएंट फॉर्मेशन क्रिएट किया था, जो कि देखने में काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। लेकिन फिर भी एंसेस्टर सिर्फ शांत ही होते हैं। तभी एंसेस्टर अपनी आंखें खोलकर उस बंदे को देखते हुए कहने लगता है कि क्या तुम लोग और नाटक नहीं करना चाहते? तब इस पर व्हीलचेयर वाला बंदा थोड़ा गुस्सा हुए कहने लगता है कि हमने आपके साथ कभी कोई नाटक नहीं किया, सिर्फ कुछ ही दिन हो गए, लेकिन आप बार बार हमारे शू इन सेट के रूल्स को तोड़ते रहे। यहाँ तक कि मेरी गर्लफ्रेंड ने अपने आप को सेक्रीफाइस करके यह फॉर्मेशन क्रिएट किया है ताकि वो आपके मेमोरीज को वापस ला सके। इसी के साथ ही दोस्तों हम देखते हैं कि एंसेस्टर के चारों तरफ जो फॉर्मेशन बनाया गया था, उसके चारों तरफ कई बड़े बड़े सोल्स थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये बंदा यहाँ पर किसी तरह का रिचुअल करने जा रहा है। जिसके बाद वो बंदा दोबारा एंसेस्टर को कहने लगता है कि मैंने अपने शू इन सेट के सीक्रेट आर्ट को यहाँ पर फैलाया है, जिसे कि आपके लिए एक जजमेंट किया जाएगा, जिसके बाद आप अपने मेमोरीज को वापस हासिल कर लोगे। तो इसके लिए आपको मुझसे फॉलो करना होगा।
लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लग रहा था जैसे कि एंसेस्टर को इस चीज़ से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तभी तो एंसेस्टर सिर्फ आराम से थ्रोन पर बैठकर चाय ही पी रही थी। जबकि दूसरी तरफ हम बाकी सारे टीआर-एन-सेट के डिसेबल्स को देखते हैं जो कि एंसेस्टर की हेल्प करने के लिए काफ़ी तेज़ी के साथ फॉर्मेशन में एंटर होने ही जा रही थी। लेकिन तभी अचानक उनके सारे अटैक को कोई अनजान शख्स बीच में ही ब्लॉक कर देता है। हम देखते हैं कि इन अटैक को किसी और ने नहीं बल्कि नकली मास्टर जो ने किया था। तब ये देखकर एक लड़की गुस्सा तो कहने लगती है कि मास्टर आखिरकार आप ये क्या कर रहे हो? 12 डिसेबल हमारे एंसेस्टर को वापस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें उन्हें रोकने दीजिए। लेकिन नकली मास्टर जो को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था। वो लगातार कई सारे स्पिरिचुअल चेन से उनके ऊपर ही अटैक करता है। सबसे पहले तो इन अटैक को सभी एक साथ ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन जब वो लोग देखते हैं कि नकली मास्टर जो उनके ऊपर अटैक करना रोक नहीं रहा, तब वो समझ जाते हैं कि असल में ये उनका मास्टर है ही नहीं बल्कि उनके मास्टर के रूप में कोई दूसरा बहरूपिया मास्टर है। लेकिन नकली मास्टर जो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, इसी वजह से वो एक एक करके एंसेस्टर के सारे ही डिसेबल को अपने स्पिरिचुअल चेन से बांध देता है, जिसकी वजह से वो सभी वहीं पर कैद हो गए थे और वो लोग आज़ाद नहीं हो पाते। तभी अचानक हम फैंसी के बॉडी के अंदर से एक गोल्डन लाइट को निकलते हुए देखते हैं जो कि एक ही झटके में ही उन सारे स्पिरिचुअल चेन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। कुछ ही देर में उन सभी को पता चलता है कि असल में ये एंसेस्टर के दिए हुए हेयर पेन का कमाल था जो कि उन्हें इस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहा था। जिसके बाद हम रेवेड गर्ल को देखते हैं जो कि फैंसी के हाथों के आने के बाद नकली मास्टर जो को चिढ़ाते हुए कहने लगती है कि तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ मास्टर हमें कभी चोट नहीं पहुंचा पाएगा। वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन किंग फैंसी की हेयर पिन को देखकर खुश होते हुए कहने लगता है कि जब अगला न्यू ईयर आएगा तब मैं अपने बॉस से एक और हेयर पिन मांग लूंगा ताकि वो एक नया हेयर पिन मुझे दे सके और मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम नकली मास्टर जो को देखते हैं जिसे कि इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो शांत रहकर एंसेस्टर को देखता है कि वो शायद फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है या फिर नहीं। लेकिन तभी पीछे से लियान उस नकली मास्टर जो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस अटैक से वो नकली मास्टर जो बच जाता है। जिसके बाद लियान अपने बाकी साथियों को कहती है कि हमें जल्द से जल्द इस नकली मास्टर जो को ख़त्म करना होगा ताकि हम अपने एंसेस्टर की मदद कर सकें। और फिर क्या सभी एक साथ मिलकर उस नकली मास्टर जो के ऊपर लगातार अटैक करना चालू कर देते हैं। लेकिन नकली मास्टर इतना ताकतवर होता है कि वो बहुत आसानी के साथ अपने स्पिरिचुअल चेन से उन हर एक अटैक को ब्लॉक करता है जो कि उसके तरफ आ रहा था। यहाँ तक कि वो तो उन सभी को दोबारा पकड़ भी लेता है। और फिर नकली मास्टर जो उन सभी को चुप कराते हुए कहने लगता है कि बस ये काम अब खत्म ही होने वाला है। जबकि उस फॉर्मेशन के अंदर दूसरी तरफ हम व्हील चेयर वाले बंदे को देखते हैं जो कि जल्दी से अपने सामने एक अजीब तरीके का 3 कलर का बेल निकाल लिया था और वो जोर से उस बेल को बजा देता है, जिसकी वजह से एंसेस्टर जो फॉर्मेशन में थे और उसके चारों तरफ जो सोल्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ एंसेस्टर उन सब चीज़ को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। लेकिन उससे भी हैरानी की बात यह था कि उन सोल्स के अंदर से जायंट हैंड्स निकल के एंसेस्टर के थ्रोन को पकड़ लेता है। पहले तो एंसेस्टर इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन अब एंसेस्टर भी इस चीज़ को लेकर थोड़े सीरियस हो जाते हैं। जहाँ पर एंसेस्टर अपने बाकी सारे बिताए पलों को याद करता है जिसने कि वो अपने डिसाइपल्स के साथ बिताया था। और यहाँ एंसेस्टर को धीरे धीरे 7 इमोशनल और 7 सिंस वाला फॉर्मेशन याद आने लगता है। एंसेस्टर समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जिसके बाद अचानक ही एंसेस्टर की आंखें चमक जाते हैं और वह उस बंदे को देखते हुए कहने लगता है कि तुम जजमेंट करोगे, क्या तुम ये बात डिजर्व भी करते हो। और इतना कहने के बाद एंसेस्टर उस बंदे के ऊपर हेवनली जजमेंट वाला प्रेशर डाल देता है, जिसकी वजह से वो बंदा अब काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो समझ जाता है कि शायद एंसेस्टर को हर एक चीज़ दोबारा याद आ चुका है। लेकिन इसी के साथ ही अब एंसेस्टर वहाँ पर जो डिवाइन आर्टिफैक्ट थी जिनके मदद से व्हील चेयर वाले बंदे ने यहाँ के फॉर्मेशन और 7 इमोशनल फॉर्मेशन को क्रिएट किया था। धीरे धीरे एंसेस्टर उन दोनों ही डिवाइन आर्टिफैक्ट को अपने कंट्रोल में लेता है और यहाँ एंसेस्टर उस स्पिरिचुअल वेल को बजाते हुए 7 इमोशनल अटैक डायरेक्टली उस व्हील चेयर वाले बंदे के ऊपर करता है। और एंसेस्टर के इतने बड़े अटैक की वजह से वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और इसे ब्लास्ट के साथ वो बंदा भी एक ही झटके में वहीं पर मारा जाता है। दूसरी तरफ आसमान के ऊपर हम नकली मास्टर जो को देखते हैं, जिसे कि ये बात पता चल गया था कि उसका डिसेबल बहुत ही बेकार निकला और जुयांग उसके अटैक से
से बच चुका है। जिसके बाद वो नकली मास्टर जू वहाँ से गायब होते हुए कहने लगता है कि ज़ियांग, मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन तुम्हें अपने डिसाइपल की तरफ ही देखना चाहिए। इतना कहने के बाद वो एक स्पेस खोलकर वहाँ से निकल जाता है। हालांकि एंसेस्टर ने अपने डिवाइन आंखों का इस्तेमाल करके उस नकली मास्टर जू के ऊपर अटैक करने की कोशिश तो की थी, लेकिन वो बंदा पहले ही वहाँ से निकल चुका था, जिसकी वजह से एंसेस्टर के बाकी सारे डिसाइपल आसमान से काफी तेजी के साथ नीचे गिरने लगे थे। लेकिन इससे पहले कि वो लोग जमीन से टकरा पाते, एंसेस्टर अपने हाथ का इस्तेमाल करके उन सभी को नीचे गिरने से रोक लेता है। सभी ये देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं कि एक बार एंसेस्टर ने फिर उनकी जान बचाया। जबकि दूसरी तरफ हम एंसेस्टर को देखते हैं जिन्हें कि एक बहुत ही डार्क एनर्जी महसूस होता है। इस बात का एहसास होते ही एंसेस्टर सबसे पहले अपने थ्रोन से उठकर अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और देखते ही देखते एंसेस्टर के हाथों के सामने वही शुइन की लड़की आ जाती है, जो कि असल में एक डार्क एनर्जी में कन्वर्ट होकर आसपास घूम रही थी। लेकिन एंसेस्टर के हाथों से वो भी बच नहीं पाती और एंसेस्टर एक ही झटके में ही उसके बॉडी को ब्लास्ट करके उसे वहीं पर मार डालते हैं। लेकिन उस लड़की के मरते ही अब एंसेस्टर और बाकी सारे डिसाइपल्स के चारों तरफ गोल्डन एनर्जी की बारिश होने लगी थी। एंसेस्टर को सब कुछ याद आ जाता है और वो सबसे पहले फैंसी को उसके नाम से बुलाता है और फिर एक एक करके एंसेस्टर अपने बाकी सारे डिसाइपल को भी पहचान लेता है। ये देखने के बाद तो ड्रैगन किंग काफी खुश होकर सीधे एंसेस्टर के गले ही लग जाता है। जिसके बाद एंसेस्टर बाकी सारे डिसाइपल यानी कि मास्टर डोंग, लूसेन, चूफेंग और किंग शू, इन चारों को भी बाहर निकाल लेता है, जिन्हें कि एंसेस्टर ने कभी मारा ही नहीं था। अब फैंसी अपने बाकी सारे साथियों को भी जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तब मास्टर डोंग बताता है कि ये तो बहुत ही अच्छा बात था कि एंसेस्टर को पहले ही शक हो चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और इसी की वजह से एंसेस्टर ने हमें कभी मारा ही नहीं था, बल्कि हमें एक दूसरे स्पेस में टेलीपोर्ट कर दिया था। लेकिन मास्टर डोंग के बात को सुनने के बाद लूशियन कहता है कि तुम तो ठीक हो, तो तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत भी नहीं, और इसके अलावा मैंने जो अपने पैसे छिपा कर रखे थे उसे एंसेस्टर से वापस लेना भी तो होगा। अब एंसेस्टर अपने डिसाइपल्स के साथ टियान सेट में जा ही रहे थे कि तभी वहां पर बुफान को लेकर कुछ डिसाइपल्स आ जाते हैं। बुफान बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था। ये देखकर वो सभी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर उन्हें ये बात भी पता चल जाता है कि असल में बुफान तो मास्टर जू को ढूंढने के लिए गया था और उसी वक्त ही नकली मास्टर जू ने बुफान के ऊपर हमला कर दिया। ये देखकर एंसेस्टर अपने डिवाइन पावर के इस्तेमाल करते हुए बुफान की बॉडी का जांच करने लगता है। तब ड्रैगन डिसाइपल बताता है कि मैंने अपने पावर के जरिए बुफान को हील करने की कोशिश की, लेकिन इसके बॉडी के अंदर एक अजीब सा पावर दौड़ रहा है जो कि मेरे हर एक हीलिंग पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसी की वजह से मैं इसे हील नहीं कर पा रहा। ये देखकर चू फैंग परेशान होते हुए कहने लगती है कि मास्टर, आखिर जूनियर ब्रदर को क्या हुआ। तब एंसेस्टर उसके बॉडी की जांच करते हुए बताता है कि इसके बॉडी के अंदर केओस पावर इसके मेरिडियंस तक फैल चुके हैं, जिसकी वजह से कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी उसे ठीक नहीं किया जा रहा। ये देखकर एक डिसाइपल कहने लगता है कि हर एक कल्टिवेटर के पास उसका स्पिरिचुअल रूट्स उसका कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अगर स्पिरिचुअल रूट्स से ना हो तो बंदा कल्टीवेट भी नहीं कर सकता। लेकिन एंसेस्टर अपने बाकी डिसाइपल्स को बताता है कि मैंने इसके बॉडी के अंदर केओस पावर को टेम्पररी सील कर दिया है, लेकिन इसे पूरी तरह से रिकवर करने के लिए हमें ये जानना होगा कि आखिरकार इसके बॉडी के अंदर आखिर किस तरह का केओस पावर है, और इसका पता लगाया सिर्फ एक ही इंसान जान सकता है और वो है मेरा मास्टर। जिसके बाद यहाँ से सीन बदलता है और हमें डार्क अवेयस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे मास्टर जू को कैद करके रखा था और उनके साइड में एक इविल कल्टीवेटर लेडी थी, जिसने कि शायद एंसेस्टर को ट्रैप करने के लिए 7 इमोशनल फॉर्मेशन को क्रिएट किया था, लेकिन अब वो भी बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी थी। ये देखकर मास्टर जू खुश होते हुए कहने लगता है कि आखिरकार तुम लोग दोबारा फेल हो ही गई। लेकिन इससे पहले कि वो इविल लेडी को जवाब दे पाती, अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर शू इन आ जाता है, जो कि मास्टर जू को कहने लगता है कि हम फेल नहीं हुए बल्कि हम तो सक्सेस हुए हैं। और इतना कहने के बाद शुइन मास्टर जू के नजदीक आते हुए कहने लगता है कि यह सब कुछ किसी और की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे डिसाइपल जुयांग की वजह से हुआ है। और दोस्तों, इसी के साथ ये शानदार एपिसोड भी यहीं पर एंड होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करें।